Good morning, students. Students, today we will start our next chapter of geography, that is natural vegetation and wildlife. सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं हेडिंग क्या है, नेचुरल वेजिटेशन. इट मींस प्लांट्स जो कि नेचुरल मैनर से ग्रो करते हैं, वो वाइल्ड लाइफ इट मींस एनिमल्स. तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्लांट्स के बारे में और वाइल्ड लाइफ इट मींस एनिमल्स के बारे में. ठीक है, हेडिंग से आपको क्लियर हो जाता है कि नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं. इट मींस द वेजिटेशन विच ग्रो नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, अगर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करता हूं, इट मींस द फोना, इट मींस द ऑल स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स. तो इस चैप्टर के अंदर हम ये बात डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक कंटेंट्स हैं, मींस जो टॉपिक हैं हम जो यहाँ पर कवर करेंगे वो देख लेते हैं. First of all, I will give you the introduction of the chapter. Means natural vegetation क्या होती है, ठीक है, या flora and fauna क्या होती है, उनके बारे में बताया जाएगा. Then we will discuss about the forest and their types. After then we will discuss about the grassland and their types. छोटा सा चैप्टर है, but chapter is most important क्योंकि आने वाली जो क्लासेस हैं उनके अंदर भी ये चैप्टर आपके सामने रहेगा. So students, see this video in a very careful manner. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है. इट मींस द वेजिटेशन एंड यू कैन से द प्लांट लाइफ व्हिच आर ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन सपोर्ट, इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. अबाउट द वाइल्ड लाइफ, इट मींस द टाइप ऑफ यू कैन से द स्पीसीज ऑफ द फौना एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ. अगर नॉर्मली हम बात करते हैं, natural vegetation and wildlife are the plants and animals that survive naturally in a specific region, जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, and they are the part of our biosphere. They are called natural vegetation and wildlife. Natural vegetation it means plants, wildlife it means animals. ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये पर्टिकुलर किसी एरिया में रहते हैं, किसी एक एरिया में पाए जाते हैं, जो कि हमारे बायोस्फीयर का पार्ट माना जाता है. सबसे पहले मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूं. आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी ये स्टोरी दी गई है. तो सबसे पहले हम स्टोरी को देखते हैं और उस स्टोरी के आधार पे इस चीज को डिसाइड करते हैं. तो ये स्टोरी है सलीमा की. एक छोटी बच्ची है. शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप व्हिच शी इज गोइंग टू अटेंड. शी वाज गोइंग टू अटेंड मींस अब वो अटेंड कर रही है समर कैंप, और उसके लिए वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एक्साइटेड है. उसे जाना कहां पर है? उसे जाना है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मनाली है, वहां पर अपने जो क्लासमेट्स है, अपने जो क्लास फेलोज हैं, उनके साथ उसे मनाली जाना है. तो शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कैंप. ठीक है, शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वाज टू सी द चेंजेस, यू कैन से, in the landforms and the natural vegetation as the bus climbed higher and higher. अब वो इस बात को याद करती है, वो याद कर रही है, एंड शी वाज वेरी सरप्राइज्ड टू रिकॉल इट. किस बात को? कि जैसे उनकी बस ऊपर जा रही थी, जैसे वो हाइट पे चढ़ रही थी, वैसे ही लैंडफॉर्म्स में और नेचुरल वेजिटेशन में, इन दोनों में परिवर्तन आया. इट मींस लैंडफॉर्म क्या है? आपकी जो लैंड की आकृति है. मींस आप कहां पर रहते हो? आप प्लेन एरिया में रहते हो. अगर आप हिमालय एरिया में जाओगे तो वहां पर आपको हिली स्लोप एरिया देखने को मिलेगा, हिली रीजन देखने को मिलेगा. तो जब वो जा रही थी, तो जैसे ही उसकी बस ऊपर जा रही थी, तो लैंड फॉर्म में भी परिवर्तन आया. साथ ही साथ जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई, तो वहां की जो नेचुरल वेजिटेशन थी, इट मींस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स थी, उसमें भी उसे चेंज आया. जैसे बस ऊपर गई, उसने क्या फील किया? द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक, they are slowly disappeared. जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी, जो शिवालिक रेंज थी, जहां पर आपको साल और टीक के बड़े बड़े जंगल देखने को मिल रहे थे, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गए. You could see tall trees with thin pointed leaves, जिनको हम कोन शेप कैनोपीज भी कह सकते हैं, जो कि माउंटेन स्लोप एरिया में देखने को मिला. उसके बाद वहां पर जाकर उसे पता चला कि these are the coniferous trees. इन पेड़ों को coniferous trees कहते हैं. इसके अलावा उसने क्या किया? बड़े बड़े पेड़ देखे, जहां पर विभिन्न प्रकार के जो फूल थे वो देखे. फ्रॉम मनाली, एज शी वाज ट्रेवलिंग अप टू द रोहतांग पास,
She saw that the land was covered with short grass and snow in some places. फिर वो मनाली से रोहतांग दर्रे तक, जो रोहतांग पास था, वहां तक गई। तो उसने देखा कि बड़े बड़े जो पेड़ थे वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए और छोटी छोटी ग्रास जो है उसको देखने को मिली। और जैसे ही वो थोड़ा और ऊपर चली तो स्नो एरिया जो है उसे देखने को मिला। तो इस तरीके से जो सलीमा थी उसने ये सब चीजें जो थी अपने इस समर कैंप में फील की और देखी और जिनको एंजॉय किया। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने यहाँ पर बेसिकली दो क्वेश्चन है, वो देखिए आप। Now you can tell why Salima saw changes in the natural vegetation as she climbed higher and higher. पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि जैसे सलीमा ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो उसके अंदर नेचुरल वेजिटेशन में उसे चेंजेस नजर आए, तो वो चेंजेस क्यों आए? सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन डिड शी सी इन द हिमालयाज स्टार्टिंग विद द फुटहिल्स एंड गोइंग टू द हायर एल्टीट्यूड। जैसे ही वो हिमालयन जोन में गई, हिमालयन रीजन में गई, तो उसने शुरुआती मींस फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, इट मींस शिवालिक रेंज में उसने किस प्रकार के पेड़ देखे। एंड व्हेनेवर शी वेंट हायर एंड हायर, जैसे ही वो हायर एल्टीट्यूड पे गए तो व्हाट चेंजेस शी फील, व्हाट चेंज शी फेल्ट, उसने क्या चेंजेस फील किए, वो सब। अगर हम इन दोनों की बातें करते हैं तो सलीमा की ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ी वैसे वैसे टेम्परेचर में चेंजेस आया, इट मींस क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आया। सेकंड थिंग, जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंज और हाइट में चेंज आया तो वैसे ही वहां की वेजिटेशन में भी चेंज आया। हमने जो सलीमा थी उसकी जो स्टोरी थी उन सब चीजों को देखा। सो हम समराइज अगर हम यहाँ पर करते हैं तो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ द वेजिटेशन। मींस जैसे हाइट बढ़ेगी वेजिटेशन की टाइप में चेंजेस देखने को नजर आएंगे, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है द क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंज होती है, और जैसे ही क्लाइमेट चेंज होती है एज द नेचुरल वेजिटेशन आल्सो चेंज, तो नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज होता है। सलीमा की स्टोरी से हमें ये ऑब्जर्वेशन प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर। जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो डिपेंड किन के ऊपर करती है? टेम्परेचर के ऊपर और मॉइस्चर के ऊपर। इसके अलावा इट आल्सो डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स लाइक द स्लोप ऑफ द एरिया, थिकनेस ऑफ द सोइल, टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स या टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो इन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड रहती है, ठीक है। इन सब इस जो आप कह सकते हैं केस स्टडी से या आप कह सकते हैं इस स्टोरी से हमें यही पता चला कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई तो आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स में भी चेंजेस आए, जिसकी वजह से इन दोनों फैक्टर की वजह से आपको जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है उसके अंदर चेंज आया। और स्टूडेंट ये बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे आपकी टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज होगी तो आपकी वाइल्ड लाइफ में भी परिवर्तन आएगा। इस चैप्टर में आगे हम वही चीज देखने वाले हैं, ठीक है। The type and the thickness of natural vegetation, it varies from place to place. Reason क्या है? Because of the variation of these factors, ठीक है। और इसी आधार पे हमने क्या किया, अपनी इस वेजिटेशन को 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज द फॉरेस्ट। अगर मैं फॉरेस्ट की बात करता हूं, इट ग्रोज वियर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहां पर मिलेंगे? जहां पर आपको टेम्परेचर भी अच्छा मिलेगा और जहां पर आपको रेनफॉल भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। इन फैक्टर्स के आधार पे आपको डेंस एंड ओपन जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलते हैं। मींस ऐसा एरिया जहां पर टेम्परेचर और रेनफॉल अच्छी होती है तो वहां पर आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। जैसे जैसे रेनफॉल में चेंजेस आएगा, जैसे जैसे रेनफॉल घटती चली जाएगी तो डीप जो डेंस फॉरेस्ट है वो ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट है सर्ब। और जैसे ही बिल्कुल ड्राई एरिया आ जाएगा, मींस जहां पर रेनफॉल होती ही नहीं, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो आपको वहां पर थोड़ी सर्ब्स एंड स्कर्ब देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर नेचुरल वेजिटेशन मिलती है, हमने उनको इन 3 प्रकार से डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट, मींस जहां पर टेम्परेचर अच्छा होता है, रेनफॉल अच्छी होती है वहां पर। सेकंड थिंग इज ग्रासलैंड, जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। और थर्ड वन इज जहां पर बिल्कुल ड्राई एरिया हो जाता है, मींस जहां पर रेनफॉल बिल्कुल ही लो होती है, वहां पर आपको श्रब्स देखने को मिलती है। तो मेनली इन 3 टाइप्स में हमको डिवाइड करते हैं, राइट। चलो सबसे पहले हम फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट की बात करते हैं
तो forest are the huge group of trees and you can say plants that grow in a particular region with a medium of to hot temperature and you can say there is a huge amount of rainfall. ऐसा एरिया जहां पर आपको टेम्परेचर मीडियम से हॉट मींस एक अच्छे तरीके का टेम्परेचर मिलेगा, साथ ही साथ आपको अधिक मात्रा में रेनफॉल मिलेगी, वहां पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. एंड दीज आर द ह्यूज ग्रुप्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स, राइट. तो इस तरीके से अगर मैं फॉरेस्ट की बात करता हूं तो नॉर्मली 6 टाइप के फॉरेस्ट आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, second is tropical deciduous forest, next one is the temperate evergreen, next is temperate deciduous, Mediterranean, and the last one is the coniferous forest. So in this chapter we will discuss all these 6 type of you can say forest. Okay, now first of all we will discuss about the tropical evergreen forest. अगर मैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करता हूं तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग को देखते हैं. इस हेडिंग से हमें क्या मिलता है? तो इसका मतलब है कि ये उस एरिया में मिलते हैं जो कि ट्रॉपिकल एरिया होता है. ट्रॉपिकल एरिया अगर मैं बात करता हूं, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन. इट मींस टेम्परेचर भी हाई होता है, साथ ही साथ रेनफॉल भी अच्छी होती है. तो दिस एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल. सेकेंड वर्ड है एवरग्रीन. एवरग्रीन का मतलब है कि ये फॉरेस्ट आपको हमेशा ग्रीन नजर आएंगे. वो ग्रीन नजर क्यों आएंगे वो देखते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट तो आपको क्लियर हो चुका है. तो इसके नाम के आधार पे बात करते हैं. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इन फॉरेस्ट को आप रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये उस एरिया के अंदर होते हैं जो कि इक्वेटर और उससे लगता हुआ जो ट्रॉपिकल जोन है वहां पर होते हैं. इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, एक साइड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक साइड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये टोटल एरिया जो है यहां पर डायरेक्ट सनरेज होती है और डायरेक्ट सनरेज होने की वजह से यहां पर टेम्परेचर अच्छा होता है. और इक्वेटर के चारों तरफ अगर आप बात करो तो केवल ओशियनिक जोन्स हैं, तो रेनफॉल भी अच्छी होती है. तो इसीलिए इस एरिया में होने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, जो यहाँ पर फॉरेस्ट उगते हैं, वो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जिनको आप रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं. और ये इक्वेटर और ट्रॉपिक्स जो है उनके आसपास में होते हैं, राइट. अब ये एरिया जो होता है इसके अंदर पूरा के पूरे साल जो है रेनफॉल होती है. रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे के पूरे साल हैवी रेनफॉल होती है. ठीक है, अब हैवी रेनफॉल होती है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ही जगह पर बहुत सारी जो स्पीसीज है वो उग जाती हैं. इन फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, आसपास में डिफरेंट जो स्पीसीज होती हैं वो उगती हैं. एंड स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखने की बात है कि हर एक पेड़ का जो पत्ती झड़ने का टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है. क्योंकि एक ही एरिया में आपको, आप ये लगा लीजिए कि आपके पास 1 एकड़ लैंड या 10 एकड़ लैंड आप देख रहे हो, उस 10 एकड़ लैंड में डिफरेंट टाइप की 100 टाइप की स्पीसीज हो जाती है जो कि पास पास में लगी है. तो उनमें से कुछ स्पीसीज एक टाइम में अपने लीव सेट करेंगी, कुछ स्पीसीज जो है दूसरे टाइम में लीव आप कह सकते हो सेट करेंगी. तो यही कारण है कि एक टाइम में एक जो वैरायटी होती है उसके लीव्स शेड करने का टाइम होता है, बट बाकी जो बच्चे होते हैं वो उनके ग्रीन नजर आते हैं. ठीक है, क्योंकि इनका पर्टिकुलर ड्राई सीजन एक जैसा नहीं होता. ठीक है, क्योंकि इनका पत्ते झड़ने का सीजन एक जैसा नहीं होता. यही कारण है कि ये पेड़ पौधे हमेशा एवरग्रीन नजर आते हैं, इसलिए हम इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. सेकेंड थिंग, रेनफॉल सीजन होता है. बड़े ध्यान से देखना कि यहां पर पूरे के पूरे साल अच्छी रेनफॉल होती है, और अगर ड्राई सीजन होगा तो पानी की कमी आएगी. पानी की कमी आएगी तो ट्रीज अपने जो लीव्स है वो शेड करना शुरू कर देते हैं ताकि वो पानी को जो है कंजर्व कर सके, वाटर को कंजर्व कर सके. ठीक है, क्योंकि यहां पर देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. मैंने आपको यहां पर ये 2 रीजन बताए हैं, बड़े ध्यान से सुन लेना. 2 रीजन आपको यहां पर बताए हैं कि ये फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहलाए जाते हैं. पहला तो है कि यहां पर एब्सेंस ऑफ द पर्टिकुलर ड्राई सीजन, और दूसरा बताया गया है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैक्सिमम स्पीसीज होती हैं और हर एक स्पीसीज का अपने पत्ते झड़ने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है.
यही कारण है कि वो पूरे के पूरे साल आपको ग्रीन नजर आते हैं, और ये पूरे के पूरे साल हमें ग्रीन नजर आते हैं, इसीलिए इसको का नाम दिया हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं तो ट्रॉपिकल, एवरग्रीन का मतलब है पूरे साल वो आपको ग्रीन नजर आएंगे, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, नाउ आगे इनकी फीचर देख लेते हैं। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट ग्रो क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। अगर एक दूसरे को पास पास होती है तो ऊपर जाकर क्या करते हैं, टॉप में जाकर इनकी ब्रांचेज आपस में मिल जाती हैं। आपस में मिल जाने की वजह से ये अपर पार्ट जो होता है उस कैनोपीज को क्या करती है, कवर कर लेती है। यही कारण है कि जो सनलाइट है वो डे टाइम में भी नीचे नहीं आ पाती, ठीक है, क्योंकि अपर पार्ट जो है वो आपस में कवर कर चुके हैं उनकी ब्रांचेज, इस वजह से, राइट। अब हम देख लेते हैं, जिस वक्त हम ट्रॉपिकल मतलब जिस भी फॉरेस्ट की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हैं और उसके अंदर मिलने वाली जो स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो रोजवुड, मेहगोनी, एबोनी, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रीज जो यहां पर मिलते हैं। ये जो पेड़ पौधे होते हैं दे आर कॉल्ड हार्डवुड ट्रीज। ये जो पेड़ पौधे हैं हार्डवुड ट्रीज है, जो कि आपके फर्नीचर या इन सब चीजों से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। अब इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो आप कह सकते हो रेन फॉरेस्ट के अंदर एनाकोंडा, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्नेक माना जाता है, वो आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो इंडिया में कहां पर मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, इंडिया में कहां पर मिलते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया के अंदर है वो मिलेंगे गंगा का जो डेल्टाइक जोन है, गोदावरी, महानदी, यमुना और अदर रिवर, जितना भी इनका डेल्टाइक जोन है आपको एक तो वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा नॉर्थन पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु कोस्टल एरिया, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, अपर पार्ट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, इन एरियाज के अंदर ये मिलते हैं, राइट। तो जब भी हम किसी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये कहां पर होते हैं, ठीक है। फिर हम इसको कब बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर इसका नेम किस वजह से ये नेम पड़ा, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे इंपोर्टेंट कौन कौन से पेड़ पौधे यहां पर मिलते हैं, नेक्स्ट कौन कौन से एनिमल मिलते हैं, और नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इंडिया में कहां पर मिलते हैं। तो इन 5 पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे ताकि हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर हो जाए। ओके, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल इट मींस ट्रॉपिकल एरिया में मिलना। डेसिडियस का मतलब क्या है कि इनका एक ड्राई सीजन होता है जिसकी वजह से ये पत्ते शेड हो जाते हैं, मींस दे लीव देयर लीव्स, ठीक है, इनके पत्ते झड़ जाते हैं, इसीलिए इनका नाम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पड़ा। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, दीज आर कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट आल्सो, क्योंकि ये उसी एरिया में मिलेंगे जहां पर आपको मॉनसून क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है, और इसी प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे इंडिया में है। तो ये जो फॉरेस्ट है वो कहां पर मिलेंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थन पार्ट एंड द सेंट्रल अमेरिका, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। The trees they experience seasonal changes, so they shed their leaves in the dry season. Why? To conserve and you can say to save the water. इसलिए ड्राई सीजन में वो क्या करते हैं, इनके पत्ते झड़ जाते हैं ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके, इसलिए सीजनल चेंजेस का जो है इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो मॉनसून क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वहां पर एक सीजन ऐसा आता है जो कि ड्राई सीजन होता है, उस सिचुएशन में ये क्या करते हैं, ये अपने पत्ते इनके झड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज यहां पर भी नॉर्मली एक जैसे ही मिलेंगे, साल, टीक, नीम एंड शीशम, ठीक है। और इन जो ट्रीज का यूज किया जाता है वो फर्नीचर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है इन सब चीजों को बनाने में किया जाता है। अगर मैं एनिमल्स की बात कर लेता हूं तो लोयंस, टाइगर्स, मंकीज, एलिफेंट एंड लंगूर्स, ये सारे के सारे एनिमल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी पेड़ के बारे में कोई प्रॉब्लम आती है या एनिमल के बारे में प्रॉब्लम आती है तो ही और शी कैन सर्च इट, उनको ये सर्च करना चाहिए, उनकी पिक्चर देखनी चाहिए। ओके, इंडिया में बात कर लेते हैं, इंडिया में कहां पर मिलते हैं। हमारे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूं, थ्रू आउट द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का मतलब है कि जहां पर वो 7 स्टेट्स हैं लाइक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह, इन एरिया को छोड़कर जितना भी हमारा नॉर्थन पार्ट है, ठीक है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश वगैरह आता है, इन सब के अंदर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है।
ठीक है। इसके अलावा ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, नोट डाउन, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है वहां पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, बट उसका जो ईस्टर्न स्लोप है वहां पर आपको क्या मिलेंगे, वहां पर आपको मिलेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दीज आर द प्लेसेस जो इंडिया के हैं जहां पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनका एक ड्राई सीजन होता है जिनके अंदर ये पत्ते इनके झड़ जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इनका नाम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पड़ा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर मैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करता हूं तो दीज आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स, खासकर जितने भी कॉन्टिनेंट जो होते हैं ना उनके ईस्टर्न साइड में मिलते हैं। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये आपको मिड लैटिट्यूडनल जो कोस्टल रीजन्स है उनके एरिया में मिलेंगे, और खासकर हर एक कॉन्टिनेंट के जो ईस्टर्न पार्ट होता है उस साइड मिलते हैं। ये अगर बात करता हूं ये कहां पर है, यूएसए का जो साउथ ईस्टर्न एशिया है, साउथर्न चाइना पार्ट एंड साउथ ईस्ट ब्राजील, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इनके अंदर दोनों प्रकार के पेड़ मिलते हैं, हार्डवुड भी मिलती है, सॉफ्ट वुड भी मिलती है, इसलिए ओक, पाइन, यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस जो होता है वो सफेदा होता है, ठीक है, ये सब मिलता है। इसके अलावा द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो एनॉर्मस दैट इट इज लाइकली लंग्स टू द अर्थ as the amount of the carbon dioxide absorbed and the amount of the oxygen released by the forest immense। so ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ पर टॉपिकल लिखा गया है। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राजील के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इनको अर्थ का लंग भी माना जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं अधिक मात्रा में, इस वजह से। तो दीज आर द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। इफ वी थिंक अबाउट द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, दीज आर फाउंड इन द हायर लैटिट्यूडनल रीजन्स, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए, न्यूजीलैंड एंड चाइना, एंड यू कैन से चाइल या चिली, या जिसे हम चिली कहते हैं, जो कि आपका साउथर्न अमेरिका में मिलता है, तो वहां पर ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये डेसिडियस है तो इनका पत्ते झड़ने का टाइम पीरियड भी होता है, so they can also found in the coastal region of the western Europe also, so they set their leaves in the dry season। deciduous it means dry season में इनके पत्ते जरूर झड़ेंगे। जो कॉमन ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं वो है ओक, एश, बीच। अब ये देखिए एश और बीच क्या होते हैं ये आपको फाइंड आउट करने हैं। इसी प्रकार से डियर, वोल्फ, फॉक्स ये है कॉमन एनिमल्स जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा जो फीजेंट्स एंड मोनल है, फेजेंट्स तो आपका एक आई थिंक सो कबूतर होता है, ठीक है। ये दूसरा जो वर्ड है मोनल, इसको आप देख लेना ये कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं, ओके। डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं टू मेजर कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है। जो डेसिडियस फॉरेस्ट है इनकी टू मेजर कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी जो बचा पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ